आज हमारा इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा था। उसमें हमने एम्पिरिकल फार्मूला भी फाइंड आउट किया था, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट किया था, एंड देन बाय यूजिंग दिस वी फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला विद द हेल्प ऑफ मोलर मास। ओके, नाउ उसके ऊपर ही बेस एक प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है। एक प्रॉब्लम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एक और एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो उसको एक बार जस्ट आपको बता देती हूँ कि कैसे किया उसको, ठीक है। तो बुक में ही देख सकते हो आप इसको। तो दिए प्रॉब्लम नंबर 2.10, अ कंपाउंड विथ मोलर मास 159 was found to contain a 39.62% ऑफ कॉपर, 22.13% ऑफ सल्फर। एक कंपाउंड है जिसका मोलर मास आपको गिवन है 159 और उस कंपाउंड में 39.62% कॉपर है, 20.13% सल्फर है। ओके, एंड सजेस्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द कंपाउंड। हमें क्या करना है, कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सजेस्ट करना है। आपको कौन सी चीज़ें दी है, मोलर मास गिवन है और उस कंपाउंड में कौन से टर्म्स प्रेजेंट है, ठीक है। सल्फर प्रेजेंट है एंड कॉपर प्रेजेंट है, उसके परसेंटेज गिवन है और हमें उसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सजेस्ट करना है। और हमें और एक चीज़ गिवन है, दैट इज एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस ऑफ कॉपर इज 63, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 इज गिवन हियर। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने स्टेप्स देखी थी, सबसे पहले हम कौन सी स्टेप फॉलो करते हैं उसमें, कि हमें जो परसेंट दिया होता है सभी एलिमेंट का, उसको हम सबको ऐड करते, सबकी सम करते, एंड इट शुड बी 100%। हम चेक करते कि वो 100% है या नहीं। सो परसेंट ऑफ कॉपर प्लस परसेंट ऑफ सल्फर, इन दोनों के परसेंट को ऐड किया तो ये हो गया 59.75%। इसका मतलब क्या है कि ये 100% नहीं है, इट इज़ लेस दैन 100%। दैट मीन्स कि हेंस कंपाउंड कंटेन द एडिक्वेट ऑक्सीजन सो दैट द टोटल परसेंट ऑफ एलिमेंट इज़ 100%। इसका मतलब है कि ये 100% नहीं है, ये लेस दैन 100%, इट्स ओनली 59.75%। इसका मतलब इसमें उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, और जब हम ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे तब ये हो जाएगा पूरा 100%। समझ में आया, मतलब कॉपर और सल्फर इन दोनों का परसेंट ऐड किया तो वो हो जाता है 59.75%। इसका मतलब ये 100% नहीं है, इट इज़ लेस दैन 100%। और जब कोई चीज़ 100% नहीं होती, लेस दैन 100% होती है, तो बचा हुआ जो परसेंटेज होता है वो किसका होता है, ऑक्सीजन का। ये आपको मैंने स्टेप में बताया था। तो इसका मतलब हम निकालेंगे परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। सो हेंस परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 100। अगर हमने टोटल कंप्लीट 100% कंसिडर किया है, ठीक है, 100% अगर हमने सबके एलिमेंट को परसेंट काउंट करके अगर 100% आता है ठीक है, लेकिन 100% नहीं आ रहा, मतलब बचा हुआ परसेंट ऑक्सीजन का है, तो हम 100 में से इस 59.75% को माइनस कर देंगे। मतलब कॉपर का परसेंट और सल्फर का परसेंट, इन दोनों को माइनस कर देंगे 100 में से, तो बचा हुआ परसेंट रहेगा ऑक्सीजन का, तो इस बिकम्स 40.25%। मतलब अब 39.62 प्लस 20.13 एंड 40.25% मिला के पूरा क्या हो जाएगा, 100%। तो बचा हुआ परसेंट किसका था, ऑक्सीजन का था। वो कितना था, 40.25%। ओके, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आपको पता है कि आपने स्टेप में क्या किया था कि हमने परसेंट को ग्राम में कंसिडर किया, मतलब कन्वर्ट किया था, कन्वर्ट परसेंट इनटू ग्राम, ठीक है। मतलब हमने अपने कंपाउंड को अगर 100 ग्राम कंसिडर किया तो उसमें कॉपर रहेगा 39.62 ग्राम, सल्फर रहेगा 20.19 ग्राम एंड ऑक्सीजन रहेगा 40.25 ग्राम, ठीक है। और ग्राम और परसेंटेज दोनों सेम है, परसेंट बाय मास उसको बोलते हैं, मतलब उसको इन टर्म मतलब परसेंटेज के टर्म में ना लेते हो तो उसको हम ग्राम के टर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट किया था मोल्स ऑफ कॉपर। मोल्स ऑफ कॉपर हमने कंसिडर किया था, और मोल्स निकालने के लिए ग्राम अपॉन मोलर मास होता है। तो आपको पता है कि ग्राम और परसेंटेज दोनों सेम होते हैं, जितना यहाँ पे इसका परसेंट है उतना ही उसका ग्राम होता है। और मोलर मास और कॉपर का मोलर मास और कॉपर इस एलिमेंट का एटॉमिक मास बोथ आर सेम होता है। इसलिए इंस्टेड ऑफ दिस टेकिंग आप मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग ग्राम ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कॉपर, ये लेने के बजाय इन्होंने क्या लिया है, परसेंट ऑफ कॉपर, क्योंकि जितना ग्राम ऑफ कॉपर है
कितना ग्राम है, हम परसेंट को ग्राम में कंसिडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 39.62% इज़ नथिंग बट द 39.62 ग्राम। ठीक है, तो कॉपर का परसेंट और कॉपर का ग्राम सेम रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ग्राम, फॉर्मूला जो मेन है ये वाला फॉर्मूला मेन है, ग्राम ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय, या फिर मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक्चुअली ग्राम मतलब क्या, इट्स अ मास ऑफ कॉपर, मास इन ग्राम मतलब मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय मोलर मास होता है। तो मास ऑफ कॉपर इज नथिंग बट द परसेंट ऑफ कॉपर एंड मोलर मास ऑफ कॉपर इज नथिंग बट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। इसलिए ये लेने के बजाय यहाँ पे ये लिया, बट एक्चुअल फॉर्मूला कौन सा, ये है, मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कॉपर। तो इंस्टेड ऑफ मास वहाँ पे परसेंट ऑफ कॉपर दिया है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दिया। तो परसेंट है 39.62% एंड एटॉमिक मास ऑफ कॉपर आपको गिवन है, हमने इसको पहले बताया था, इट्स 63। तो यहाँ पे 39.62 डिवाइडेड बाय 63 ये उसका एटॉमिक मास है। ठीक है, उनको कैलकुलेट किया तो इट्स 0.62629। देन उसके बाद नेक्स्ट फाइंड आउट किया मोल्स ऑफ सल्फर। तो मोल्स ऑफ सल्फर का भी वैसे किया है, सल्फर का मास और परसेंट सेम होता है, इसलिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग मास ऑफ सल्फर दे टेकन द परसेंट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मोलर मास पे लिया एटॉमिक मास, क्योंकि बोथ आर सेम, एटॉमिक मास और मोलर मास सल्फर का सेम ही रहेगा एंड इट इज़ 32। यहाँ पे फिर 20.13% ऑफ सल्फर डिवाइड बाय 32। अब अगर बुक साइड में रखते हो तो इट्स बेटर टू सी। ओके, तो 20.13 डिवाइडेड बाय 32 एंड व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट आंसर 0.629 सेम एज कॉपर। देन नेक्स्ट इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, अगेन इट्स परसेंट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। आपने ये भी नहीं लिखा और आपने ये फॉर्मूला लिखा तो भी कोई गलत होगा नहीं। ठीक है, बोथ आर सेम थिंग क्योंकि दोनों इक्वल है। Percent of oxygen is nothing but the gram of oxygen, it is 40.25. Atomic mass of copper is nothing but the atomic mass of oxygen is nothing but the molar mass of oxygen, it is 16. तो 40.25 divided by 16 is equal to how much, 2.516। अब देखो, आपको बताया था कि ये जो वैल्यू आपको मिला है, मोल्स मिले हैं, तो इसमें जो छोटा नंबर होता है वो उस छोटे नंबर से हम सबको डिवाइड करते। तो यहाँ पे देखो ये 0 पॉइंट है, ये भी 0.6 है, ये 2.5 मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है और ये दोनों नंबर सेम है। इसका मतलब दोनों में से हमने किसी एक नंबर को चूज़ करके डिवाइड कर दिया तीनों को भी, तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करके दिया है वैसे आपको। ठीक है, पहले ये है कॉपर, उसके बाद है सल्फर और उसके बाद है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिखा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इज़ टू सल्फर इज़ टू ऑक्सीजन इज़, हमें कॉपर टू सल्फर टू ऑक्सीजन इन तीनों का रेशियो निकालना है, इसलिए हमने उसको सीधी लाइन में ही किया क्योंकि पहले कॉपर का मास है, फिर सल्फर का मास है एंड फिर ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो हमने छोटे नंबर से सबको डिवाइड करना। छोटा नंबर जो है वो 0.629 है, जो दोनों केसेस में सेम आ रहा है और एक केस में 2.5 आ रहा है। तो हमने क्या किया, छोटा नंबर हमने जो सेम नंबर है उसी से हमने तीनों को डिवाइड किया। पहले कॉपर का है मोल, नंबर ऑफ मोल से, फिर सल्फर का नंबर ऑफ मोल से एंड देन ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल से। तो इसलिए हमने रेशियो भी कैसे लिया है, कॉपर इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर फाइंड आउट किए, वो भी 6.29 है, फिर मोल्स ऑफ सल्फर फाइंड आउट किए, वो भी 6.29 है एंड देन लास्ट में मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 2.516। इसलिए हेंस द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन लिया है और छोटे नंबर से मतलब सेम नंबर से उसको डिवाइड किया तो ये 1 आया, ये भी 1 आया और 2.5 को 0.629 से डिवाइड किया तो बिकम्स 4। तो हमारा रेशियो क्या है, कॉपर इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया है, 1:1:4। मतलब जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते तब क्या करते, पहले एलिमेंट का सिंबल लिखते फॉलोड बाय द नंबर। तो सी कॉपर 1 है, सल्फर भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 4, तो उसके अकॉर्डिंग CuSO4। ठीक है, ये हो गया उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CuSO4, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते टाइम हम एलिमेंट का सिंबल फॉलोड बाय द नंबर, फिर सिंबल, फिर नंबर, फिर सिंबल, फिर नंबर। देन उसके बाद जैसे हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया तो हम एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालते हैं। जो एम्पिरिकल फार्मूला है CuSO उसका हम मास निकालेंगे और मास के लिए हम सबका एटॉमिक मास ऐड करते हैं। जैसे कॉपर का एटॉमिक मास 63 जो आपको गिवन है, प्लस सल्फर का मास भी गिवन है ऊपर गिवन में 32, प्लस ऑक्सीजन का मास है 16, बट 4 ऑक्सीजन उनके एटम है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड उसका जब काउंटिंग किया तो इट बिकम्स 159। और आपको पता होगा कि इसमें जो मोलर मास गिवन है प्रॉब्लम में वो भी 59 ही है। तो इसका मोलर मास भी उस कंपाउंड का मतलब कॉपर सल्फेट इस कंपाउंड का मोलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास दोनों 59 है, इसलिए वहाँ पे देखिए मोलर मास इज इक्वल टू एम्पिरिकल मास, बोथ आर सेम।
मतलब मोलर मास और एम्पिरिकल मास सेम है। मोलर मास आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है और एम्पिरिकल मास हमने निकाला है 159, बोथ आर इक्वल, सो मोलर मास इज इक्वल टू एम्पिरिकल मास। ठीक है, इसका मतलब मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर मास हो जाएगा। सो मॉलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम रहेंगे। मोलर मास इज नथिंग बट द मॉलिकुलर मास। ओके, मोलर मास इज इक्वल टू क्या है, मॉलिकुलर मास। तो मॉलिकुलर मास और एम्पिरिकल मास बोथ आर सेम, तो इसका मतलब एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला भी दोनों कैसे रहेंगे, सेम। मतलब जो एम्पिरिकल फार्मूला है CuSO वो वही रहेगा मॉलिकुलर फार्मूला, दैट इज CuSO। मतलब हमें इस कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला क्या मिलता है, CuSO4 मिलता है। ओके, तो ये थोड़ा वैसा ही है, बस जस्ट यहाँ पे दिया है कि एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला बोथ आर सेम। इसके पहले के प्रॉब्लम में वैसा नहीं था, इसलिए हमने वहाँ पे R से मल्टीप्लाई किया था। आपको याद होगा रेशो, एम्पिरिकल फार्मूला रेशो जो था उससे हमने मल्टीप्लाई किया था। ओके, नाउ आपको एक नेक्स्ट टॉपिक बता देती हूँ। सो न्यू टॉपिक देखो 2.5, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड स्टैचियोमेट्री कैलकुलेशन। तो केमिकल रिएक्शन और स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन हमें देखना है। तो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर नोन एज अ स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है कि केमिकल रिएक्शन आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, बट आपको स्टैचियोमेट्रिक रिएक्शन, आपको स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं पता। केमिकल रिएक्शन तो सिंपल कोई भी कंपाउंड को उनके फॉर्म में लिख के, रिएक्टर प्रोडक्ट साइड लिख के हम उस रिएक्शन को लिखते हैं। बट उसका स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन मतलब क्या होता है, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर नोन एज अ स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होता है उसके ऊपर जो बेस कैलकुलेशन होता है या फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज़ करके जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसको बोलते हैं स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। समझ में, व्हाट इज स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज़ करके जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं उसको बोलते हैं स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ओके, अब एग्जैक्टली व्हाट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन ही है बट वहाँ पे हम सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वहाँ पे, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का वो क्या है, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एंड इट इज़ supplies the following information which is useful in solving the problem based on the chemical equation। और ये जो ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो हमें क्या सप्लाई करता है, इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है। कौन सी इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है, जो हमारे लिए यूज़फुल है। कब, वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम। जब हम कोई केमिकल रिएक्शन के बेस पे जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद होती है, या फिर उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सिंपल है। आपको अभी कौन से पॉइंट बताया, आपको पहला पॉइंट ये बताया था कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेस पे जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं या फिर बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये क्या होता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का। मतलब हम वहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में हर चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं केमिकल रिएक्शन के बेस का, मतलब केमिकल रिएक्शन दी है और उसके बेसिस पे हमें अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दिया है कि it indicates the number of moles of reactant involved in a chemical reaction and number of moles of product form। वो क्या हमें इन्फॉर्मेशन देता है, पहली कि कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुए हैं, मतलब कितना रिएक्टेंट यूज़ हुआ है रिएक्शन में, मतलब कितना नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट वहाँ पे कंज्यूम हुआ है, यूज़ हुआ है, और कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये हमें उस रिएक्शन से पता चलता है। ये पहली इन्फॉर्मेशन क्या पता चलती है, नंबर ऑफ मोल्स की, कि हमने रिएक्शन के टाइम पे कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को यूज़ किया है और कितना मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है। नाउ सेकेंड इन्फॉर्मेशन कौन सी मिलती है, इट इंडिकेट्स द रिलेटिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट
लिंक विद द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज से लिंक मासेस जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वो हमें पता चलता है कि कौन से रिएक्टेंट का मास कितना है और कौन से प्रोडक्ट का मास कितना है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो इस केमिकल चेंज से रिलेटेड है उसका मास हमें पता चलता है। ठीक है, देन उसके बाद तीसरी इन्फॉर्मेशन कौन सी मिलती है, इट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट एसटीपी। हमें रिलेशनशिप पता चलता है किसके बीच का, वॉल्यूम्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब गैशियस रिएक्टेंट का वॉल्यूम और गैशियस प्रोडक्ट का वॉल्यूम, इनके बीच में क्या रिलेशन है, वो भी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, वो भी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। तो ये 3 चीज़ें पता चलती है। एक चीज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ है, कितना इन्वॉल्व हुआ है और कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये पहली चीज़ पता चलती है। सेकंड चीज़ हमें पता चलती है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रिलेटिव मास कितना है केमिकल चेंज के टाइम पे, ये भी हमें पता चलता है। एंड थर्ड हमें ये पता चलता है कि जो गैशियस रिएक्टेंट का वॉल्यूम और गैशियस प्रोडक्ट का वॉल्यूम, मतलब रिएक्टेंट का वॉल्यूम और प्रोडक्ट का वॉल्यूम, लेकिन कौन से स्टेट में, गैशियस स्टेट में, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें पता चलता है, वो भी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन पे। तो ये सब चीज़ें हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द टू स्टैच्यूमेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब स्टैच्यूमेट्रिक प्रॉब्लम जो है वो उसके बारे में हमें प्रॉब्लम मतलब हमें पॉइंट दिए हुए। सो जनरली प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टैच्यूमेट्री आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। साइचोमेट्रिक प्रॉब्लम्स जो है, जनरल प्रॉब्लम्स जो बेस होते हैं साइचोमेट्री पे, वो फॉलोइंग टाइप के होते हैं। मतलब साइचोमेट्री टाइप की प्रॉब्लम मतलब क्या, कि जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया होता है, उस पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है उसमें, और जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं साइचोमेट्रिक प्रॉब्लम। ओके, तो जनरल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइचोमेट्री आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। कौन से टाइप के प्रॉब्लम होते हैं साइचोमेट्री के बेस, वो देखो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मास रिलेशन, रिएक्टर प्रोडक्ट के बीच में मास का रिलेशन होता है, या फिर मास एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है उस प्रॉब्लम में, या फिर उस प्रॉब्लम में वॉल्यूम और वॉल्यूम का रिलेशन होता है। ये इस टाइप के प्रॉब्लम साइचोमेट्रिक प्रॉब्लम में आते हैं। अब एग्जैक्टली कैसे आपको ये प्रॉब्लम जो है इसके एग्जांपल्स दिए हुए नीचे, तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली ये क्या है। ओके, तो उसका लोड लेना नहीं है, आपको आगे जाओगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम जो स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, मास है, वॉल्यूम और मास का रिलेशन है, या फिर वॉल्यूम इन दोनों का रिलेशन है अगर प्रॉब्लम में, तो इनके लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होगी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम, इट इन्वॉल्व्स द या फिर इट बेस्ड ऑन द साइचोमेट्रिक कैलकुलेशन, वो साइचोमेट्रिक कैलकुलेशन के ऊपर बेस रहेगी। ठीक है, अब उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है वो आपको नीचे दी हुई है। सबसे पहले राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना है, मतलब राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। हमें सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना है जो आपको केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करके देगा, मतलब सिंपल। सबसे पहले हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना है। सेकेंड, राइट द नंबर ऑफ मोल्स एंड रिलेटिव मासेस और वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिलो रिस्पेक्टिव फार्मूला। हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे हमें क्या लिखना है, उनके मासेस या फिर वॉल्यूम। एक तो मास लिखेंगे या फिर वॉल्यूम, जो हमें गिवन है वो लिखेंगे, आइदर मास लिखेंगे या फिर वॉल्यूम लिखेंगे। एट द सेम टाइम हम सबके नंबर ऑफ मोल्स भी लिखेंगे, मतलब जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे है उनका सबका नंबर ऑफ मोल्स भी लिखेंगे, एज वेल एज उस रिएक्शन के नीचे जितने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है उसके नीचे एक तो उसका मास लिखेंगे या फिर उसका वॉल्यूम लिखेंगे। ओके, देन थर्ड पॉइंट क्या करेंगे हम, थर्ड स्टेप क्या रहेगी, रिलेटिव मासेस ऑफ वॉल्यूम शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फार्मूला मास रेफरिंग टू द कंडीशन एसटीपी कंडीशन पे जो फार्मूला मास का जो फार्मूला मास जो दिया हुआ है तो उसके बेसिस पे हम उसके मासेस और वॉल्यूम निकालेंगे। मतलब जो फार्मूला मास है, मास निकालने का जो फार्मूला है उसको बोलते हैं फार्मूला मास। ठीक है, मास और वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है, तो उस फार्मूला के बेस पे हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेटिव मास और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, एंड अप्लाइंग द यूनिटरी मेथड टू कैलकुलेट द अननोन फैक्टर एज रिक्वायर्ड बाय द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम में कोई अननोन फैक्टर रिक्वायर्ड है तो हम वो फैक्टर जो है वो यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, फिर उसके नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे रिएक्टर और प्रोडक्ट के, या और साथ में उसका रिएक्टर और प्रोडक्ट का मास या फिर वॉल्यूम, ये दो चीज़ें में से हम निकालेंगे। और मास और वॉल्यूम हम
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन पे निकालेंगे, और वो भी एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज़ करके। देन फोर्थ पॉइंट हमने दिया था कि अगर कोई अननोन फैक्टर वहाँ पे प्रेजेंट तो वो भी हम निकालेंगे, क्या यूज़ करके, यूनिटरी मेथड का यूज़ करके वो हम निकालेंगे। ओके, एंड आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, कैलकुलेट द mass of carbon dioxide and water form on complete combustion of 24 gram of methane gas. Atomic mass is given here, carbon 12, hydrogen 1 and chlorine is 16। तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको मैं नेक्स्ट सेक्शन में बता दूंगी। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, और इसमें ये जो स्टेप्स मैंने आपको इसके पहले बताई है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ये स्टेप्स आप एक बार पढ़ के रखना, तो आपको प्रॉब्लम करना बहुत इजी जाएगा। कौन से स्टेप्स, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना। हाँ, सबसे पहले कौन से टाइप के आपको प्रॉब्लम रह सकते हैं, जिस प्रॉब्लम में मास का रिलेशन रह सकता है, या फिर मास और वॉल्यूम का रिलेशन रह सकता है, या फिर ऐसा भी प्रॉब्लम आपको आ सकता है जहाँ पे दोनों भी वॉल्यूम रहेंगे, गैस का भी मतलब रिएक्टेंट का भी वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम। तो इस टाइप के रिलेशन वाले प्रॉब्लम आपको रहेंगे। और स्टेप्स कौन सी रहेगी, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, फिर सेकेंड में आपको रिएक्टर और प्रोडक्ट के सामने नंबर ऑफ मोल्स लिखना है, और एट द सेम टाइम आपको इसका एक तो वॉल्यूम या फिर मास, जो हमने एक प्रॉपर फॉर्मूला मास से निकाला हुआ है, वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट मैंने उसी में बता दिया कि आपको मास और वॉल्यूम जो है वो एक रिस्पेक्टिव फॉर्मूला मास से निकालना है। और फोर्थ पॉइंट ये कि अगर कोई अननोन फैक्टर है तो आपको यूनिटरी मेथड से वो निकालना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये चीज़ें आपको एक बार पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको प्रॉब्लम्स बता दूँगी। प्रॉब्लम बहुत ईजी है, अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गए, ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज के पीछे के अननोन प्रॉब्लम सॉल्व करना, मतलब जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है वो करना इजीली आ जाएगा। थैंक यू।